हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर जिसका नाम है नंदू हाथी। तो हमने जो ईवीएस की क्लासेस शुरू करवा रखी हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम इस चैप्टर को करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी। जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए, शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है नंदू हाथी। ये जो नंदू हाथी है, इस चैप्टर में हाथियों के बारे में बताया है कि हाथी एक दिन में कितना खाना खाता है, वो कहाँ पे रहता है, उनके झुंड में कितने हाथी रहते हैं, बच्चे रहते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी चैप्टर में दी गई है। ये एक नंदू हाथी है, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है, अध्यापक के लिए नानी माँ की माँ बच्चों से पूछें कि वे अपनी माँ की माँ को क्या कहते हैं। तो अध्यापक बच्चों से पूछ सकता है कि वो अपनी माँ की माँ को क्या कहते हैं, क्योंकि कई बच्चे अम्मा बोलते हैं, कई बच्चे नानी माँ बोलते हैं, कई बच्चे बड़ी माँ भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो भी अलग अलग बच्चों के जितने भी अनुभव हैं उनके बारे में वो जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चे अपनी माँ की माँ को क्या कहते हैं। इससे बच्चों में उनके जितने भी रिलेशंस हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी कि किसको क्या बोला जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर एक चित्र में दिखाया गया है, ये हाथियों का झुंड है। तो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो हाथी एक दिन में 100 किलो पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है और एक दिन में कितना सोता है, 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। तो इसमें क्या बताया गया है इस पूरे पैरे में कि एक हाथी एक दिन में कितना भोजन करता है, 100 किलो झाड़ियाँ और पत्तियाँ खा लेता है, और हाथी दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है, और वह कीचड़ में खेलना बहुत पसंद करता है। क्योंकि हाथी हैं, इनको पसीने नहीं आते, तो ये क्या करते हैं, कीचड़ में खेलते हैं अपने शरीर को ठंडक पहुँचाने के लिए। और फिर इनके जो बड़े बड़े कान होते हैं उन्हीं से ये अपने आप को हवा कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट जानकारी देनी थी। आगे देखिए, यहाँ पर बताया है कि नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि 3 महीने का जो हाथी होता है उसका वजन कितना होता है, 200 किलोग्राम। आगे देखिए, यहाँ पर ये हाथियों का झुंड है, दिखा रखा है कैसे ये कीचड़ में पानी में खेल रहे हैं। आगे देखिए, यहाँ पर एक पहरा दे रखा है कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। जो नंदू हाथी है वो अपने झुंड में ही रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। जो हाथियों का झुंड होता है उसमें सिर्फ हथनियाँ होती हैं और बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। अब जो ये झुंड है इसमें जो बुजुर्ग हथनी है, जो सबसे बड़ी हथनी है, वो इस झुंड की क्या होती है, नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। तो इनका जो एक झुंड होता है उसमें कितनी हथनियाँ और बच्चे होते हैं, 10 से 12 हथनियाँ होती हैं और कुछ बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर इस झुंड को वो छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो हाथी अपने झुंड में कितने साल तक रहता है, जब वो 14 से 15 साल का हो जाता है तब तक वो इस झुंड में रहता है, फिर वो अकेले घूमता रहता है। नंदू भी जब 14 से 15 साल का हो जाएगा तो वह अपना झुंड छोड़ देगा। तो यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है कि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं, और जो ये हथनियाँ होती हैं ये 10 से 12 हथनियाँ होती हैं और कुछ बच्चे होते हैं। और इस झुंड में जो बुजुर्ग हथनी है वो क्या है, इस झुंड की नेता होती है।
और जब 14 से 15 साल की उम्र हो जाएगी हाथियों की तो वो इस झुंड को छोड़ देंगे। तो नंदू भी जब 14 से 15 साल का हो जाएगा तो अपना झुंड छोड़ देगा। ऐसे ही क्या हाथी की तरह कुछ और भी जानवर होते हैं जो समूह में रहते हैं, और ऐसे समूह को क्या कहते हैं, झुंड कहते हैं। अब जो झुंड में रहते हैं वो मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हैं, मिलजुल कर खाना खाते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे हाथियों के ऊपर ये जो कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं ये कैसे अपनी यात्रा कर रहे हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बगुला भैंस पर क्यों बैठा। ये जो पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो बगुला है वो भैंस पर क्यों बैठता है। वो क्यों बैठता है, क्योंकि भैंस के ऊपर जो कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे, बगुला उनको खा जाता है। इससे भैंस को क्या है, आराम मिलता है, और ये जो बगुला है इसका पेट भर जाता है। तो इसीलिए बगुला भैंस के ऊपर बैठता है ताकि कीड़े मकोड़े खा सके। आगे देखिए, यहाँ पर एक हाथी का चित्र बनाया गया है कागज से। आप भी चाहो तो आप भी बना के देख सकते हो। आगे इसमें दिखाया कि जानवरों की एक सभा है। यहाँ से ऐसा कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो ये एक सभा हुई थी जानवरों की, उसके बारे में दिखाया गया है। तो यहीं तक था ये चैप्टर, तो यहीं आपके साथ डिस्कशन करना था। अब करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर है 4th, अमृता की कहानी। ये जो अमृता की कहानी है ये करीब 300 साल पुरानी है, और अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। उस गांव का नाम खेजड़ली क्यों था, क्योंकि उसके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खेजड़ी के पेड़ कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो राजस्थान में जोधपुर के पास जो खेजड़ली नाम का गांव है वहाँ पर पाए जाते हैं। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ख्याल रखते थे। बकरियां, हिरण, खरगोश और कितने जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, वो आराम से बिना किसी डर के घूमते रहते थे। गांव वालों को बुजुर्गों की कही बातें आज भी याद थी। उनका कहना था कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं। तो ये जो बात की गई है ये किस चैप्टर में की गई है, आपके अमृता की कहानी में, क्योंकि यह इस चैप्टर में पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में बताया गया है कि उनके प्रति वहाँ पर रहने वाले लोगों का उनसे किस प्रकार का लगाव था। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है अध्यापकों के लिए कि बच्चों को भारत के नक्शे में राजस्थान ढूंढने के लिए प्रेरित करें। अब अध्यापक है जो वो बच्चों को बोल सकता है क्लास में कि आप जो ये इंडिया का मैप है इसमें आप राजस्थान कहाँ है उसको ढूंढिए। तो ऐसे बच्चों को और जानकारी मिल जाएगी कि कैसे कैसे और कहाँ पर स्टेट दिए गए हैं। देखिए चित्र में दिखाया गया है कि कैसे ये व्यक्ति हैं, जो बच्चे खेल रहे हैं और कुछ जीव जंतु जानवर जो भी हैं बिना किसी डर के कैसे घूम रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पर जो अमृता है उसका पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। वो उनके नीचे जाकर घंटों तक उनकी छाया में खेला करती थी और उनसे क्या है कान में बहुत सी बातें बोलती थी कि तुम बहुत ही ताकतवर हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम में जो शक्ति है वो मुझे दे दो। तो एक बार की बात है पेड़ खतरे में पड़ गए। कैसे? क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया अमृता बड़ी हो गई और वह एक दिन पेड़ों से मिल रही थी। तभी अचानक उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर आ रहे हैं। पूछने पर पता चला कि वे किसके आदमी हैं? राजा के आदमी हैं, क्योंकि राजा को महल के लिए वो लकड़ी चाहिए थी। तो वो व्यक्ति वहाँ पर पेड़ पौधों को काटने के लिए आए हुए थे। अब जब जैसे ही अमृता को पता चला उसके एकदम से होश उड़ गए, क्योंकि उसको पेड़ पौधों से उनसे बहुत लगाव था। फिर उसने क्या किया, जैसे ही वो व्यक्ति जिस पेड़ को काटने के लिए आगे आते अमृता उसी पेड़ से लिपट जाती। तो वहाँ पर जो वो व्यक्ति आए हुए थे उन्होंने अमृता को खूब डराने धमकाने की कोशिश की कि तुम्हें लग जाएगी, तुम यहाँ से हट लो। पर अमृता वहीं पर डटी रही। उसने कहा मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। तो राजा के जो आदमी थे उनकी भी मजबूरी थी, क्योंकि अगर वो उन पेड़ों को नहीं काट कर लेकर जाते तो राजा उनको मार देता। तो ऐसे ही फिर से उन्होंने जब उन पेड़ों पर वार किया तो अमृता के पैर पे वो जो कुल्हाड़ी थी वो लग गई और उसके पैर से खून आने लगे। तो अमृता वहीं पर गिर गई। फिर जैसे ही अमृता वहाँ पर गिरी तो उसकी बेटियाँ और गाँव के और जो लोग थे वो भाग कर आए और पेड़ों से लिपट गए।
तो वहाँ पर गांव के 300 से भी ज़्यादा लोग थे जिन्होंने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। फिर राजा को इस बात का पता चला कि आखिर ऐसी क्या बात है कि इन व्यक्तियों ने, इन बच्चों ने इन पेड़ों से लिपटकर जान दे दी। तो जब वो वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि इन लोगों का पेड़ों के प्रति बहुत ज़्यादा गहरा प्यार है। तो उसको इस बात का पछतावा भी हुआ, उसे बहुत दुख हुआ। फिर राजा ने उस गाँव में आदेश दे दिया कि इस इलाके से ना ही तो कभी कोई पेड़ काटेगा, ना ही यहाँ पर आकर कोई शिकार करेगा। फिर अब लगभग 300 साल बाद तक भी मतलब यहाँ पर व्यक्ति हैं जो रहने वाले वहाँ पर, वो उन पेड़ पौधों की खूब देखभाल करते हैं और वहाँ पर जो रहने वाले जानवर हैं उनकी भी वो रक्षा करते हैं। यहाँ के लोग हैं जो वो क्या कहलाते हैं, बिश्नोई कहलाते हैं। तो जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको क्या बोला जाता है, बिश्नोई कहकर बुलाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग और जो जानवर हैं वो बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। अब देखिए आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोग क्या हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं। तो इससे क्या है, धीरे धीरे इन सब चीज़ों की संख्या क्या है, कम हो गई है। तो हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए और जानवरों को भी सुरक्षित रखना चाहिए। खेजड़ी, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कभी भी कीड़ा नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इस लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता, तभी वहाँ पर उस महल को बनवाने के लिए राजा को इन पेड़ों की लकड़ियों की ज़रूरत थी। इसकी पत्तियाँ वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। तो यहाँ पर ये जो खेजड़ी नाम का पेड़ है इसके बारे में बताया गया है कि ये रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है और इसको पानी की भी कम ज़रूरत होती है और इसकी जो छाल है उससे क्या है, दवाई बनाने के काम में लाया जाता है। अध्यापक के लिए बच्चों को बड़ों से जानवरों और कीड़े मकोड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। अब अध्यापक है जो बच्चों को बोल सकता है कि वो अपने से जो बड़े हैं उनसे जानवरों और कीड़ों मकोड़ों के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। कि पहले ज़माने में जैसे अब क्या है, बहुत से जानवर विलुप्त हो गए हैं। हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि बहुत से जानवर विलुप्त हो गए हैं। तो जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बच्चे विभिन्न प्रकार की जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। तो ऐसे अध्यापक को बच्चों को प्रेरित करते रहना चाहिए। पर्यावरण में कुछ बदलाव के कारण पक्षियों की संख्या कम हो रही है, इस पर चर्चा करवाएं। अब जो हमारा ये पर्यावरण है इसमें बहुत से बदलाव आ गए हैं। जैसे पेड़ पौधों की कटाई हो रही है। अब पेड़ पौधे नहीं है तो पक्षी भी नहीं है, क्योंकि पक्षी इन्हीं में क्या रहकर अपना घोंसला बनाते हैं। तो ऐसे दोनों चीज़ों की ही कमी हो रही है और वो किसकी वजह से हो रही है, वो इंसानों की वजह से हो रही है। तो हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, ना ही तो हमें पेड़ पौधों को काटना चाहिए और ना ही हमें जीव जंतुओं जानवरों को मारना चाहिए। उन्हें भी क्या है, अच्छे से सुरक्षित रखना चाहिए। तो इस पर आप बच्चों के साथ चर्चा करवा सकते हो, उन्हें बता सकते हो कि पेड़ पौधे हैं तो हम हैं, पेड़ पौधे हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। तो इस चैप्टर में यही डिस्कस करना था। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर कमिंग वीडियोज। थैंक यू। हैव ए गुड डे।